चलो बच्चों, बिल ऑफ एक्सचेंज में हमने अभी तक डिसोनर बिल के डिसोनर तक हमने जो कॉन्सेप्ट्स हैं एंड क्वेश्चंस हैं वो हमने कर लिए थे। आज थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं और डिसोनर से रिलेटेड ही ये हमारा कॉन्सेप्ट है। इवन मैं ये कहूँगा कि डिसोनर की एंट्री अब आपकी चेंज हो जाएगी इस केस में। उसको समझने के लिए हम पहले दो तीन चीज़ें समझ लेते हैं, फिर हम कुछ एग्जाम्पल्स पर चलेंगे। हमें समझना है जब भी बिल डिसोनर होता है तो उस टाइम पर जिसके पास भी वो बिल है वो इस बिल से उसके पास क्या राइट्स होते हैं, पैसे निकलवाने के लिए वो क्या कर सकता है। जैसे आपने सुना होगा कि कई बार आपकी पेमेंट डिसोनर हो गई, कोई चेक पड़ा था बाउंस हो गया, तो आप लीगल एक्शन ले सकते हो, आप कोर्ट की हेल्प ले सकते हो, कोर्ट के थ्रू आप अपने पैसों की रिकवरी कर सकते हो। वही कॉन्सेप्ट है, लेकिन कोर्ट में जाने से पहले हमें यह एश्योर करना होता है एक बार फिर से कि हमने सामने वाली पार्टी से पैसे मांगे हैं। अगर हमने पैसे मांगे ही नहीं हैं तो फिर कोर्ट में क्यों आ गए? पहले आप पैसे मांगो। तो पैसे तो हमने मांगे थे, जब हम बिल लेकर गए थे तो हमने पैसे मांगे थे, लेकिन वो बिल डिसोनर हो गया, ड्रॉई ने पैसे देने से मना कर दिया। अब ये जो उसने पैसे देने से मना कर दिया, बेसिकली ये कहीं पर लीगली रिकॉर्ड हो जाए, लीगल तरीके से इसकी रिकॉर्डिंग हो जाए कि हाँ बिल भेजा गया और ड्रॉई ने पैसे देने से मना कर दिया। उसी काम के लिए कि वो रिकॉर्ड हो जाए, हमें उसको एक नोटिस सेंड करना होता है, एक नोटिस भेजना होता है ड्रॉई को। और नोटिस जब भेजते हैं तो कुछ ना कुछ खर्चा आता है, कुछ पैसे लगते हैं। आप उसको लीगल चार्जेस कह लो, नोटिस चार्जेस कह लो, उसे नोटिंग चार्जेस भी कहा जाता है। जब आपका बिल डिसोनर हो गया तो आप हेल्प ले लेते हो किसी भी प्रोफेशनल की, कोई एडवोकेट की, और उसके बाद उसके थ्रू एक नोटिस भिजवाते हो। चाहो तो खुद से भी भेज सकते हो या तो उसके घर में भिजवाओगे, बट हो सकता है कि वो घर पे उस नोटिस को एक्सेप्ट करने से मना कर दे, लेने से मना कर दे। जब उसने पेमेंट ही नहीं दी, उसकी नीयत खराब है, पैसे देने की नहीं है, तो वो नोटिस को भी एक्सेप्ट नहीं करेगा, क्योंकि ज़रूरी है कि नोटिस उसको सर्व होना चाहिए। जब वो लेगा ही नहीं तो वो कह सकता है मुझे नोटिस मिला ही नहीं। तो आप क्या और रास्ते अपना सकते हो? मान लो आपने रजिस्टर्ड पोस्ट के थ्रू उसके घर पे भिजवा दिया, और वो जो रजिस्टर्ड पोस्ट की उसका आपने अपने पास प्रूफ रख लिया कि आपने उनके एड्रेस पर भिजवा दिया। अब आपका काम खत्म हो जाता है। तो ये सब काम करने में कुछ खर्चा होता है, कुछ लीगल फीस हो सकती है, कुछ एडवोकेट अपनी फीस ले सकता है नोटिस ड्राफ्ट करने के लिए, उस नोटिस को कम्युनिकेट करने के लिए उसके घर पर या उसकी शॉप पर किसी पर्सन के थ्रू भिजवा रहे हो तो वो पैसा ले सकता है। अगर आप रजिस्टर्ड पोस्ट कर रहे हो तो उसके भी कुछ चार्जेस हो सकते हैं। बहुत ज़्यादा चार्जेस नहीं होंगे, बहुत कम चार्जेस होंगे, बट हो सकते हैं। ठीक है, तो उसे कहा जाता है नोटिस चार्जेस, लीगल चार्जेस या नोटिंग चार्जेस, कई नामों से इसको जाना जाता है। डिसोनर के केस में कोर्ट में जाने से पहले ये एक्टिविटी करनी पड़ती है। क्लियर? अब आपको एक चीज और समझनी है, वो ये समझनी है कि बच्चे जो भी पैसा पे करता है, या आप कह लो पेयर, जो पैसा पे कर रहा है, जिसकी पॉकेट से आउटफ्लो हो रहा है, जिसकी पॉकेट से आउटफ्लो हो रहा है वो पर्सन, और जो पर्सन अल्टीमेटली इस एक्सपेंस को अपने पास रिकॉर्ड करेगा, वो दोनों पर्सन अलग अलग हो सकते हैं। पर्सन हु बियर द एक्सपेंस, जो पर्सन उस एक्सपेंस को बियर करेगा वो पर्सन डिफरेंट हो सकता है, और अभी जो पैसा पे कर रहा है वो पर्सन डिफरेंट हो सकता है। ये दोनों चीजों को समझना पड़ेगा। मैं एक एग्जांपल देता हूं। मान लो आप अपने फ्रेंड के साथ मूवी देखने गए, ठीक है, और मूवी जब देखने गए तो आप लोगों ने डिसाइड किया, दोनों फ्रेंड ने,
कि मूवी देखने जा रहे हैं, जितना भी खर्चा होगा हम इक्वली कंट्रीब्यूट करेंगे, इक्वली बियर करेंगे। जो भी खर्चा होगा हम मूवी देखेंगे और साथ में उसके बाद कुछ रिफ्रेशमेंट भी लेंगे, खाएंगे पिएंगे। जो भी खर्चा होगा दोनों हाफ हाफ बियर करेंगे। क्लियर? और जब आप अपने फ्रेंड के साथ गए तो आपके फ्रेंड ने बोला कि यार अभी आज मेरे पास पैसे नहीं है, मुझे कल अपने घर से पॉकेट मनी मिलनी है। तो एक काम करते हैं, हम आज मूवी देखने जा रहे हैं, आज पैसे तू भर दे, मेरे पैसे भी आज तू भर दे, कल मैं तुझे पैसे दे दूंगा। क्लियर? मूवी देखने गए, टिकट्स खरीदी, खाया पिया, सब मिला के टोटल 1,000 रुपए खर्च हुए। 1,000 रुपए का कैश या बैंक जैसे भी पे किया, आउटफ्लो हो गया। मान लेते हैं कैश आउटफ्लो हो गया, 1,000 रुपए का कैश आउटफ्लो हो गया। अभी ये 1,000 रुपए किसने भरे हैं? ये 1,000 रुपए अभी आपने पे किए हैं, आपके फ्रेंड के भी और अपने भी, दोनों के आपने पे किए हैं। टोटल 1,000 रुपए का खर्चा हुआ, 2 टिकट्स का और खाने पीने का। 1,000 रुपए आपने पे किए, तो आप क्या बोलोगे? क्या पूरा 1,000 रुपए आपका खर्चा है? अपनी बुक्स में 1,000 रुपए खर्चा रिकॉर्ड करोगे? नहीं कर सकते। आपका इसमें से खर्चा हाफ है, आधा खर्चा इसमें से आपका है 500 रुपए। ये 500 रुपए अपनी बुक्स में आप एज एन एक्सपेंस रिकॉर्ड कर सकते हो। कैश की पेमेंट कितनी? 1,000 रुपए कैश गया, 1,000 रुपए है, लेकिन आपका एक्सपेंस 500 रुपए का है। और जो आपका फ्रेंड है जिसने अभी 1 रुपया भी पे नहीं किया, क्या उसका एक्सपेंस 0 है? नहीं, अभी उसने पे नहीं किया, कैश आउटफ्लो उसका 0 है, लेकिन उसका एक्सपेंस भी हाफ है जो वो नेक्स्ट डे आपको देगा। अगर वो अपनी बुक्स में रिकॉर्ड करना चाहेगा तो वो अपनी बुक्स में भी एक्सपेंस 500 रुपए का रिकॉर्ड करेगा। आउटफ्लो 0 होगा बट एक्सपेंस 500 रुपए होगा। तो आपको यह समझना है, कैश आउटफ्लो इज अ डिफरेंट एक्टिविटी, एक अलग चीज है। एक्सपेंस कौन बियर कर रहा है, किसका एक्सपेंस है, ये एक अलग बात है। ये दोनों चीजें डिफरेंट है, ये समझना जरूरी है, क्योंकि इस कॉन्सेप्ट में हम ये चीज देखेंगे कि एक्चुअली में एक एक्सपेंस होगा जो यहां मैंने लिखा है, नोटिंग चार्जेस, नोटिस चार्जेस या लीगल चार्जेस। ये एक्सपेंस फॉर द टाइम बीइंग, अभी के लिए तो कोई अलग पर्सन पे कर रहा होगा, लेकिन इस एक्सपेंस का बर्डन, इस एक्सपेंस का बोझ या इस एक्सपेंस की अल्टीमेट रिस्पॉन्सिबिलिटी किसी दूसरे पर्सन की होगी। क्लियर? तो आउटफ्लो और एक्सपेंस दोनों डिफरेंट चीजें होती हैं। आप अपनी बुक्स के अंदर एक्सपेंस 500 रुपए रिकॉर्ड करोगे। एक बार मैं आपको एंट्री बताऊं क्या क्या होगी, आपको थोड़ा सा समझ आ जाएगा। मान लो ये आप हो, ये, और ये आपका फ्रेंड है। आप अपनी बुक्स में क्या रिकॉर्ड करोगे? आपकी जेब से तो बचे गए 1,000 रुपए, लेकिन इसमें आपका एक्सपेंस जो है, एक्सपेंस जब आप डेबिट करोगे, एक्सपेंस अकाउंट डेबिट 500, 500 रुपए आपने अपने फ्रेंड से लेने हैं, फ्रेंड अकाउंट डेबिट 500 रुपए, एक तरह से उसको डेटर बना लिया। 2 कैश, आपकी जेब से कैश कितना गया? कैश 1,000 रुपए गया। कैश अगर 1,000 गया है तो कैश में 1,000 ही आना चाहिए, वरना कैश मिसमैच हो जाएगा। बट आपकी बुक्स में आपका एक्सपेंस कितना बुक हुआ? 500। 500 रुपए तो फ्रेंड से लेने हैं। क्लियर? और आपका फ्रेंड इसकी क्या एंट्री कर रहा होगा? आपका फ्रेंड इसकी एंट्री करेगा एक्सपेंस अकाउंट डेबिट 500 रुपए, उसका 500 रुपए एक्सपेंस है, लेकिन उसकी जेब से तो कुछ गया नहीं। 2 फ्रेंड, फ्रेंड मतलब यहां पर जो भी आपका नाम होगा, अभी मैंने बुक्स में आप लिखा, तो जो भी आपका नाम है मैं यहां पे आप लिख देता हूं, आपका नाम आप ही है, कि आपको 500 रुपए देने हैं। आपके फ्रेंड की जेब से कैश नहीं गया, तो इसलिए उसकी बुक्स में एंट्री में कहीं भी कैश का जिक्र नहीं आया। उसने कहा 500 खर्चा हो गया, लेकिन ये मेरा फ्रेंड है, आप, उसने पे किया, मुझे उसको पे करने हैं।
अब क्या होगा, उसके बाद जब आपस में दोनों का कैश का सेटलमेंट होगा, आपको पैसे रिसीव होंगे। जब आपको पैसे मिल जाएंगे तो आप एंट्री करोगे कैश अकाउंट डेबिट, 500 रुपये आपको मिल गए। नेक्स्ट डे ये मिलेंगे तो नेक्स्ट डेट को एंट्री होगी। किससे मिले? आपके फ्रेंड से मिले, टू फ्रेंड। कितने रुपए? 500 रुपीज। 500 रुपये आपको आपके फ्रेंड से मिल गए, आप ये एंट्री डाल दोगे। क्लियर? और आपका फ्रेंड क्या एंट्री करेगा? आपके फ्रेंड ने कैश पे किया, किसको पे किया? आपको पे किया। तो उसकी बुक्स में जो आपका अकाउंट क्रेडिट था वो बच्चे डेबिट हो गया और कैश पे कर दिया। तो ये एंट्री होगी। फाइनली दोनों की बुक्स में एक्सपेंस अगर आप देखोगे तो 500 ही बुक हुआ है, लेकिन पहले कैश आउटफ्लो आपकी जेब से गया था, तो उस समय जब आपने एंट्री की तो कैश 1000 रुपए दिया, लेकिन नेक्स्ट डे कैश आ भी गया आपके पास। तो अल्टीमेटली दोनों की जेब से 500 रुपए ही कैश गया है और एक्सपेंस भी 500 है। लेकिन ये अलग अलग डेट्स को है, अलग अलग डेट्स को इवेंट हुआ है, पहले आपको भरने पड़े। तो आपको जर्नल एंट्रीज अलग अलग डेट्स में करनी है, तो आपको जर्नल एंट्रीज इस तरीके से करनी होगी ताकि आपका कैश मिसमैच नहीं आए। क्लियर? ये एक एग्जांपल है। तो यहां पर आप ये समझ गए होंगे कि अकाउंटिंग में पेयर कैश देने वाला कोई और हो सकता है और अल्टीमेटली उसका बर्डन, उसका एक्सपेंस, वो एक्सपेंस किसके लिए है, वो पर्सन कोई और हो सकता है। क्लियर? ये दो चीजें आप समझ चुके हो। नोटिंग चार्जेस या लीगल चार्जेस या नोटिस चार्जेस क्या होते हैं? डिसोनर होने पर उसको एक नोटिस भेजा जाता है, एक लीगल नोटिस जिसकी एक रजिस्टर्ड में एंट्री हो जाए, एक प्रूफ आ जाए, एक एविडेंस आ जाए कि हाँ ड्रॉई से पैसे मांगे गए। जब वो लीगल नोटिस जाता है तो वो एक हमारा लीगल एविडेंस बन जाता है, उसके बाद आप कोर्ट में जा सकते हो। क्लियर? तो आपको ये चार्जेस पता चल गया क्या होता है और दो डिफरेंट पार्टीज के बारे में भी पता चल गया। अब हम चलते हैं अपने क्वेश्चन पे। ये दोनों चीजें जो मैंने एग्जांपल लिया है ये आपकी हेल्प करेंगी। एग्जांपल नंबर 1, राम परचेज गुड्स फ्रॉम श्याम। राम ने श्याम से गुड्स परचेज किए हैं। मोस्टली हम जो पहले क्वेश्चंस करते थे उसमें आता था राम सोल्ड गुड्स टू श्याम। यहां पे राम परचेज, राम कौन बन जाएगा? ड्रॉई बन जाएगा। किससे परचेज किए? श्याम से। बिल कौन ड्रॉ करेगा? श्याम ड्रॉ करेगा। कंफ्यूज मत हो जाना, ये मत सोचना सबसे पहले जिस पार्टी का नाम आता है वही बिल ड्रॉ करता है, ऐसा नहीं है। वहां पे राम सोल्ड गुड्स टू श्याम लिखा होता है, यहां पे राम परचेज गुड्स फ्रॉम श्याम लिखा है। गुड्स कौन बेच रहा है? गुड्स बेच रहा है श्याम। कौन खरीद रहा है? राम। श्याम गुड्स बेच रहा है तो पैसे किसको मिलेंगे? श्याम को मिलेंगे। तो बिल कौन रेज करेगा? श्याम रेज करेगा। ध्यान रखना, कई बार हैबिट हो जाती है कि जो नाम पहले आ रहा है वही बिल रेज करेगा, वही बिल ड्रॉ करेगा, ऐसा नहीं है। ठीक है? राम परचेज गुड्स फ्रॉम श्याम फॉर ₹1 lakh। श्याम ड्रॉ अपॉन हिम अ बिल फॉर द पेबल अमाउंट, यानी 1 लाख रुपए का बिल ड्रॉ कर दिया। ऑन द ड्यू डेट राम डिनाई द पेमेंट एंड श्याम ऑप्टेड टू सेंड हिम अ नोटिस। अब देखो ड्यू डेट को क्या हुआ, ड्यू डेट को राम ने पैसे देने से मना कर दिया। राम ने गुड्स परचेज किए थे तो राम को पैसे देने थे, राम ने पैसे देने से मना कर दिया। अभी तक हम बस यहां तक क्वेश्चन करते थे, पैसे देने से मना कर दिया, डिसोनर हो गया, डिसोनर की एंट्री डाल देते थे। लेकिन अब हम यहां पे देख रहे हैं कि जो यहां पर श्याम है, श्याम ने पैसे लेने हैं और श्याम ने ऑप्शन ऑप्ट किया कि वो नोटिस भेजेगा, लीगल नोटिस। और जब लीगल नोटिस भेजेगा तो उसके लिए कुछ खर्चा होगा और वो खर्चा हो गया 500 रुपए का। अब ये नोटिस कौन भेज रहा है? श्याम भेज रहा है। तो ये 500 रुपए कौन पे करेगा? भाई एडवोकेट के पास कौन जाएगा, लॉयर के पास कौन जाएगा, या जो भी ये सर्विसेज देता हो प्रोफेशनल के पास कौन जाएगा? श्याम जाएगा। तो श्याम जब वो लेटर बनवाएगा, उसके घर भिजवाएगा, सारी कार्यवाही करवाएगा, तो उस प्रोफेशनल सर्विसेज के लिए पैसा किसको देना पड़ेगा? श्याम को ही देना पड़ेगा अभी के लिए। तो कैश आउटफ्लो किसकी जेब से होगा? श्याम की जेब से होगा। लेकिन क्या ये श्याम का खर्चा है? श्याम कहेगा अगर राम पेमेंट टाइम पे कर देता तो ये खर्चा नहीं करना पड़ता।
ये खर्चा किस वजह से हुआ? क्योंकि राम ने पैसे नहीं दिए। तो राम से वो सिर्फ 1 लाख रुपए नहीं मांगेगा, वो राम को पकड़ेगा और राम को बोलेगा भैया 1 लाख रुपए तो जो आपने देने हैं वो दो, प्लस आपसे रिकवरी करने के लिए मुझे 500 रुपए और खर्च करने पड़े। अगर आप मुझे अपने आप ही पैसे दे देते फिर तो 1 लाख रुपए देते, कोई प्रॉब्लम नहीं है। बट अगर तुमसे रिकवरी करने में मेरा कुछ खर्चा होगा तो वो अल्टीमेटली तुम्हें ही बियर करना पड़ेगा। मैं क्यों बियर करूं, मतलब राम क्यों बियर करे इस खर्चे को? तो अल्टीमेटली इसका बर्डन किसके ऊपर जाएगा? इसका बर्डन जाएगा श्याम के ऊपर। तो वो 1,05,000 रुपए मांगेगा। लेकिन अभी के लिए पैसा दे कौन रहा है? कैश आउटफ्लो। कैश आउटफ्लो किसकी पॉकेट से हो रहा है? श्याम की पॉकेट से। लेकिन जब वो इसको राम से रिकवर करेगा, तो राम से जब रिकवर करेगा तो राम के लिए ये एक्चुअली में खर्चा है 500 रुपए का। ये चीज समझनी थी हमें। एंट्री स्टार्ट करते हैं, देखते हैं इसकी जर्नल एंट्री क्या होगी। सबसे पहले हम गुड्स की सेल परचेज की एंट्री करते हैं। राम ने यहां पे परचेज किया है, ठीक है, श्याम ने सेल किया है। राम के लिए परचेज है तो राम की बुक में परचेज की एंट्री डल जाएगी। परचेज अकाउंट डेबिट टू श्याम अकाउंट। अभी तक हम क्या करते थे? पहले यहां पर सेलर आता था और राइट साइड पे बायर आता था। अब नाम चेंज हो गए, तो इससे कंफ्यूज थोड़ा ना होना है। हमें पता होना चाहिए बायर सेलर कौन है, किसकी बुक्स में परचेज की एंट्री होगी, किसकी बुक्स में सेल की एंट्री होगी। ऐसे रट्टे थोड़ा ना मारने कि लेफ्ट साइड पे या फर्स्ट पार्टी सेलर ही होगी। आप चाहो तो श्याम का नाम पहले लिख सकते हो, उसमें कोई इशू नहीं है। परचेज किया है राम ने 1 लाख रुपए का। श्याम ने सेल किया है, श्याम ने सेल किया है तो श्याम की बुक्स में सेल की एंट्री हो जाएगी। राम अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट। कितना अमाउंट? 1 लाख रुपीस। क्लियर? एक एंट्री तो हो गई। उसके बाद क्या होगा? उसके बाद बच्चे बिल ड्रॉ करने की बात होगी। बिल ड्रॉ कर देते हैं। जब बिल ड्रॉ होगा तो बच्चे श्याम के लिए बनेगा बिल रिसीवेबल। बिल रिसीवेबल अकाउंट डेबिट, और ये बिल रिसीवेबल किससे आएगा? बिल रिसीवेबल आएगा हमारे पास राम से। कितना अमाउंट? 1 लाख रुपए का। अभी तो 1 लाख की ही कहानी चल रही है, बिल बन गया। और अगर हम बात करें राम की बुक में क्या होगा? राम की एक लाइबिलिटी क्रिएट होगी बिल्स पेबल के नाम से, और एक श्याम के नाम से जो लाइबिलिटी है क्रेडिटर वाली वो खत्म हो जाएगी। ये तो हम बच्चे सारे क्वेश्चंस में देखते आ रहे हैं। ये तो आपकी अच्छे से रिवीजन हो रही है। क्लियर? तो ये 2 एंट्री डल गई। आगे क्या बात होती है? आगे ड्यू डेट पर पैसे देने से मना कर देता है, तो देखते हैं उसकी एंट्री क्या होगी। थर्ड एंट्री में अब क्या हुआ? अभी तक हमने जो क्वेश्चन किया था जिसमें डिसऑनर हो जाता था, उसमें नोटिस भेजने की कोई बात नहीं थी, इतना नोटिंग चार्जेस लगे इसकी कोई बात ही नहीं थी। लेकिन इस क्वेश्चन में कहा जब डिसऑनर हो गया तो हमने क्या किया? हमने एक लीगल प्रोफेशनल का सहारा लिया, कुछ हमारे खर्चे पे किए और उसके बाद हमने एक नोटिस भेज दिया। अब देखो ये नोटिस कौन भेजेगा? ये नोटिस श्याम भेजेगा। क्लियर? किसको भेजेगा? राम को भेजेगा। तो अब जब हम डिसऑनर की एंट्री करेंगे तो डिसऑनर की एंट्री क्या होगी? देखो पहले डिसऑनर की एंट्री क्या होती, अगर मैं पहले की बात करूं तो डिसऑनर की एंट्री क्या होती? पहले श्याम की बुक में देखते हैं। श्याम क्या कहता? राम से पैसे लेने हैं, राम अकाउंट डेबिट, और ये जो बी आ रहा है ये तो अब खत्म हो गया, कोई इसकी लीगैलिटी नहीं है, एक्सपायर हो गया। 1 लाख रुपए लेने हैं, अदरवाइज तो ये एंट्री होती। और अगर हम बात करें राम अपनी बुक्स में क्या एंट्री करता? राम अपनी बुक्स में बीपी वाली एंट्री को रिवर्स कर देता। बीपी तो अब खत्म हो गया, एक्सपायर हो गया। वो कहता श्याम को फिर से क्रेडिटर बना लो अपनी बुक्स में। क्लियर? और अमाउंट होता 1 लाख रुपए का। क्लियर? ये एंट्री होती अगर नोटिंग चार्जेस की बात नहीं की होती, नोटिस चार्जेस की बात नहीं की होती। नोटिस चार्जेस आने से क्या होगा? देखो नोटिस चार्जेस आने से क्या होगा? सबसे पहली बात तो कौन वो चार्जेस पे कर रहा है? वो चार्जेस पे कर रहा है श्याम।
तो शाम की जेब से 500 रुपये जाएंगे। तो शाम अपनी बुक्स में टू कैश अकाउंट 500 रुपये जाएंगे तो क्रेडिट करेगा, 500 रुपये चले गए, 500 रुपये क्रेडिट हो गए। अब इसके अगेंस्ट में डेबिट क्या करे, लेकिन ये 500 रुपये उसने किससे लेने हैं, राम से लेने हैं। ये 500 रुपये राम से लेने हैं, तो अपनी बुक्स में ये 500 रुपये का बर्डन राम पर डालेगा, कोई एक्सपेंस बुक नहीं करेगा। अपनी बुक्स में डेबिट में कोई एक्सपेंस नहीं डालेगा, क्योंकि शाम की पॉकेट से आउटफ्लो हो रहा है, कैश जा रहा है, लेकिन ये इसका एक्सपेंस नहीं है, ये उसको अपना एक्सपेंस नहीं बनाना चाहता। अगर क्वेश्चन में क्लियरली कहे कि शाम उसको अपना एक्सपेंस बनाना चाहता है, सामने वाली पार्टी से रिकवर नहीं करना चाहता 500 रुपये, तब तो ये अपनी बुक्स में एक्सपेंस बना ले, एक्सपेंस को डेबिट कर दे, नाम लिख दे, अपना एक्सपेंस बना ले। बट नॉर्मली ये एक्सपेंस ड्रॉई पर ही बर्डन डाला जाता है कि आपकी वजह से ये 500 रुपये खर्च हुए। मान लो मुझे किसी पार्टी ने एक चेक दिया, मुझे उसने 1 लाख रुपए देने थे, 1 लाख का चेक दे दिया और कहा इसको बैंक में डाल दो। मैंने 1 लाख का चेक बैंक में डाला, बाउंस हो गया ड्यू टू इनसफिशिएंट फंड, और बैंक ने मेरे से 200 रुपये चार्जेस ले लिए, बैंक ने मुझसे 200 रुपये चार्जेस ले लिए। तो मैं बैंक को क्या बोलूंगा, भाई मुझसे क्यों ले रहे हो, जिसका चेक है जिसमें इनसफिशिएंट फंड है उनसे लो। वो कहेगा अरे भैया चेक तुमने डाला है बैंक में, जिसका ये अकाउंट है जिस बैंक में है उसके भी चार्जेस लगेंगे, वो उसका बैंक लगाएगा, लेकिन हम तो आपको चार्जेस लगाएंगे। चेक तो आपने डाला, पहले आपको इंश्योर करना चाहिए था कि पैसे हैं या नहीं है, क्योंकि हमें भी एक एक्टिविटी करनी पड़ती है, प्रोसेस करना पड़ता है इस चेक को पास कराने के लिए, क्लियर करवाने के लिए। तो 200 रुपये भरो, तो मुझे वो 200 रुपये बैंक ने मेरे अकाउंट से काट लिए। तो अब एक ऑप्शन कि वो 200 रुपये मैं बियर कर लूँ, मेरी बुक में खर्चा दिखा दूँ, बट ऐसा क्यों करूँगा, मैं तो उसी को पकड़ूंगा ना जिसने ये चेक दिया, उसको कहूँगा कि भैया आपका चेक बाउंस हो गया। उसने कहा ठीक है हम 1 लाख रुपए का आपको नया चेक दे देते हैं, वो डाल देना। मैं कहूँगा 1 लाख का नहीं, 1,200,000 रुपये का चेक दो, क्योंकि बैंक ने 200 रुपये मेरे काट लिए हैं, वो कौन बियर करेगा। ऐसे तो आप चेक देते रहोगे, मेरे को बहुत सारी पार्टी, बाउंस होता रहेगा, मेरा पैसा जाता रहेगा, तुम्हारी वजह से मेरा पैसा क्यों जाए। बात भी ठीक है, बिल्कुल क्लियर। तो ये 500 रुपये यहाँ पर पे तो शाम ने किया, लेकिन ये 500 रुपये अल्टीमेटली राम से रिकवर करने हैं, तो अपनी बुक्स में राम में 500 रुपये बढ़ा देगा, कहेगा राम आपसे 1 लाख नहीं 1,05,000 रुपये लेने हैं, लेकिन राम की जेब से अभी पैसे नहीं गए हैं 500 रुपये, बट यस राम को देने पड़ेंगे, कोई रास्ता ही नहीं है। जब शाम ने अपनी बुक्स में राम को 1,05,000 रुपये दिखाया, तो राम को भी अपनी बुक्स में शाम को 1,05,000 रुपये दिखाना होगा, तभी तो दोनों की बुक्स मैच करेंगी। शाम ने कहा 1,05,000 लेने हैं, तो राम को भी कहना चाहिए हाँ 1,05,000 देने हैं। तो क्लियर। तो यहाँ थोड़ा सा चेंज आएगा, वो क्या चेंज आएगा, जो शाम का अकाउंट है वो हो जाएगा 1,05,000 रुपये टू शाम, टू शाम 1,05,000 रुपये, 1,05,000 रुपीज। बट जो बीपी था वो तो 1 लाख का ही था। अगर मैं बिल्स पेबल की बात करूं तो यहाँ 1 लाख का था, तो यहाँ भी 1 लाख का ही रहेगा। वो बिल जो डॉक्यूमेंट है वो तो 1 लाख का ही है। ये 500 रुपये जो है ये खर्चा है राम के लिए, तो राम इस खर्चे को डेबिट करेगा। जो अपनी बुक्स में एक्सपेंस को डेबिट कर रहा है, इसका मतलब वो उसको एक्सपेंस मान रहा है, वो उसके लिए एक्सपेंस है। क्लियर। तो यहां पर वो लिख देगा नोटिंग चार्जेस या फिर नोटिस चार्जेस अकाउंट डेबिट। ये 500 रुपए का खर्चा किया तो शाम ने है, लेकिन अल्टीमेटली बियर किसको करना पड़ रहा है, राम को करना पड़ रहा है। तो आपको ध्यान रखना है, जब नोटिस चार्जेस की बात आती है, नोटिंग चार्जेस की बात आती है, तो जो पार्टी नोटिस चार्जेस के लिए पैसे पे करेगी वो अपनी बुक्स में, अपनी एंट्री में टू कैश, ये वाला एक नई एंट्री, नया लेजर दिखाएगी 500 रुपए का, और किससे वसूलेगी, जो भी उसका अपडेटर बनने जा रहा है, जिससे पैसे लेने हैं उससे वसूलेगी। और जो ड्रॉई है, जिसको अल्टीमेटली पेमेंट करनी है, ड्रॉई यानी कि राम, उस पर इस खर्चे का बर्डन आ जाएगा और वो अपनी बुक्स में
नोटिस चार्जेस को डेबिट करेगा 500 रुपये। क्लियर? तो ये हो गया हमारा नोटिस चार्जेस का कॉन्सेप्ट। इस तरीके से एंट्री डालनी होगी और अब दोनों की बुक्स में डेटर क्रेडिटर में 500 रुपये का इंक्रीज हो गया। क्लियर? अब राम ने श्याम को 500 रुपये देने हैं और श्याम ने राम से 500 रुपीज रिसीव करने हैं। नोटिंग चार्जेस या नोटिस चार्जेस आने से ये डिफरेंस आ जाता है। अब ये तो मैंने सिंपल केस लिया कि दो ही पार्टी हैं। अब बात आएगी सर अगर पार्टी दो से ज्यादा होंगी, दो से ज्यादा पार्टी मतलब बिल एंडोर्स कर दिया, राम से गया था, यहाँ पे हमारे पास श्याम ने बिल बनाया था राम के ऊपर, तो अब क्या हुआ था, पहले ये जो बीआर था वो श्याम के पास, अगर श्याम इसको एंडोर्स कर देता किसी भी थर्ड पर्सन को, रोहन मोहन सोहन किसी को भी एंडोर्स करता, तो क्या होता, बिल डिसोनर होता। बिल डिसोनर होने पर क्या क्या एंट्रीज होती तीनों की बुक्स में। ड्रॉई की बुक्स में तो आपने एंट्री देख ली, ड्रॉई की बुक्स में तो बच्चे यही एंट्री आने वाली है। जब भी वो कैंसल की एंट्री करेगा, डिसोनर की एंट्री डालेगा, तो नोटिंग चार्जेस खर्चा उसको बियर करना पड़ेगा। तो नोटिस चार्जेस का एक्सपेंस हमेशा ड्रॉई की बुक में आएगा। सर जो बाकी पार्टीज हैं उनमें क्या रहेगा, देखते हैं उस पर भी केस। अगला एग्जाम्पल देखते हैं जो एंडोर्समेंट वाला है। राम परचेज गुड्स फ्रॉम श्याम फॉर ₹1 lakh। श्याम ड्रॉ अपॉन हिम अ बिल फॉर द पेबल अमाउंट। 1 लाख रुपए का बिल रेज कर दिया, राम ने एक्सेप्ट कर लिया, नहीं भी बोला होता तो भी हम मान लेते कि एक्सेप्ट हो गया। श्याम एंडोर्स द बिल टू मोहन। श्याम ने मोहन को एंडोर्स कर दिया और ऑन द ड्यू डेट बिल गॉट डिसऑनर्ड। अब यहां पर अगर हम बात करें तो लीगल नोटिस किसने भेजा, मोहन ने भेजा। मोहन अरेंज टू सेंड। वो डॉक्यूमेंट बीआर किसके पास था, मोहन के पास था। मोहन पहले तो गया उसके पास, राम के पास, कि ये लो भैया ड्यू डेट आ गई है, पेमेंट कर दो मुझे। जब पेमेंट रिसीव नहीं हुई, जब पेमेंट नहीं मिली, तो उस केस में उसने क्या किया, नोटिस भेज दिया। किसको नोटिस भेजा, नोटिस तो ड्रॉई को ही भेजेंगे। जो नोटिस भेजेगा उसकी जेब से पैसा जाएगा। क्लियर? तो यहां पर मोहन ने नोटिस भेजा। अगर हम बात करें तो बच्चे सबसे पहले यहां पर राम ने अल्टीमेटली पैसे देने हैं। किसको देने हैं, या तो श्याम आएगा उसके पास, या श्याम ने आगे एंडोर्स किया, मोहन आएगा उसके पास। क्लियर? पैसा किसको देना है, पैसे देने हैं राम को। अभी बिल किसके पास है, क्योंकि श्याम ने एंडोर्स किया था मोहन को, तो अभी बिल मोहन के पास है। मोहन राम के पास आया, पैसे नहीं मिले, तो मोहन ने ही नोटिस भिजवा दिया। अगर मोहन ने नोटिस भिजवाया तो वो नोटिंग चार्जेस किसको पे करने पड़े होंगे, अभी के लिए मोहन को पे करने पड़े होंगे। लेकिन मोहन उसकी रिकवरी किससे करेगा, मोहन उसकी रिकवरी डायरेक्टली राम से मांगने की बजाय, क्योंकि मोहन तो अल्टीमेटली पैसे मांगता किससे है, जिससे उसको ये बिल मिला होता है। मोहन को ये बिल मिला श्याम से, तो वो श्याम से अपने पूरे पैसे 1 लाख रुपए मांगेगा, प्लस श्याम को ही बोलेगा कि आप मेरे को 1 लाख रुपए तो दोगे ही दोगे और 500 रुपए और भी दोगे जो मैंने नोटिस भेजा। वो 500 रुपए का बर्डन किसके ऊपर डाल देगा, श्याम के ऊपर, कि भैया ये 500 रुपए भी दो। और श्याम क्या करेगा, श्याम इस 500 रुपए का बर्डन डाल देगा राम के ऊपर। और राम क्या करेगा, राम इसका बर्डन किस पर डालेगा, राम इसका बर्डन किसी पे नहीं डाल सकता। राम को ये पैसे पे करने होंगे, राम इसको अपनी बुक में एक्सपेंस बुक कर लेगा। राम अपनी बुक्स में इसको एक्सपेंस बुक करेगा, बाकी कोई पार्टी अपनी बुक्स में उसको एक्सपेंस बुक नहीं करेगी। जो पे कर रहा है वो टू कैश दिखाएगा कि पे किया, बट अपनी बुक्स में एक्सपेंस बुक नहीं करेगा। वो डेटर के अमाउंट में ऐड कर देगा कि उससे लेने हैं, मेरा एक्सपेंस नहीं है ये, शाम से लेने हैं, शाम में पैसे ऐड कर देगा। और शाम क्या करेगा, मोहन में ऐड कर देगा। तो ऐसे जो पार्टीज होती हैं वो जिससे भी बिल मिला होता है, जिससे भी बीआर मिला होता है, उस पर वो बर्डन शिफ्ट कर देते हैं। क्लियर? तो देखते हैं ये इसमें एंट्रीज क्या होंगी। अगर मैं बात करूं सबसे पहले राम श्याम की बुक्स में परचेज सेल की, तो सेम एंट्री होंगी। तो क्या क्या एंट्री हो जाएंगी, थोड़ी सी आपकी रिवीजन हो जाएगी। परचेज अकाउंट डेबिट टू
श्याम अकाउंट। कितना अमाउंट बच्चे? 1,00,000 रुपए। श्याम अपनी बुक्स में क्या एंट्री करेगा? श्याम अपनी बुक्स में एंट्री करेगा राम अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट। कितना अमाउंट? 1,00,000 रुपीस। मोहन अपनी बुक्स में इसकी क्या एंट्री करेगा? मोहन इसकी कोई एंट्री नहीं करेगा, नो एंट्री। भाई सेल परचेज तुम कर रहे हो आपस में, मोहन का इसमें कोई रोल ही नहीं है, तो मोहन अपनी बुक्स में एंट्री नहीं करेगा। चलो आगे चलते हैं। उसके बाद क्या होगा? डॉक्यूमेंट बनेगा BR। अगर हम बात करें राम की बुक्स में आ जाएगा श्याम अकाउंट डेबिट टू बिल्स पेबल। एक लाइबिलिटी क्रिएट हो गई 1,00,000 रुपए की। और अगर श्याम की बुक्स में बात करें, श्याम की बुक्स में श्याम के पास एक BR आ गया, BR अकाउंट डेबिट टू किससे आ गया? राम से आ गया। डेटर खत्म कर दिया और एक और असेट्स उसने अपने पास बना ली जिसका नाम है बिल्स रिसीवेबल। मोहन इसकी भी कोई एंट्री नहीं करेगा। नेक्स्ट एंट्री आती है एंडोर्समेंट की। श्याम ने मोहन को एंडोर्स कर दिया। जब श्याम ने मोहन को एंडोर्स किया, अब एंट्री श्याम और मोहन की बुक्स में होगी। श्याम के पास से ये BR चला जाएगा, किसके पास? मोहन के पास। तो मोहन पहले इसका क्रेडिटर रहा होगा, अब उसको डेबिट कर देगा कि BR चला गया 1,00,000 रुपए का। किस लिए? मोहन की पेमेंट करनी थी, मोहन को डेबिट कर दिया। मोहन के पास ये BR आ गया, BR अकाउंट डेबिट टू किससे आ गया? श्याम से आ गया। कितने अमाउंट का? 1,00,000 रुपए का। राम इसकी कोई एंट्री नहीं करेगा, राम अपनी बुक्स में कोई एंट्री नहीं करेगा, राम का तो अभी कोई रोल ही नहीं है। बात आती है डिसऑनर की। अब डिसऑनर हो गया। अब कौन गया था? बेसिकली मोहन गया था राम के पास कि लाओ जी लाओ, ये लो बिल और 2 पैसे। राम ने कहा जाओ जाओ, कोई पैसा नहीं है, नहीं मिल रहा। अच्छा, तो मोहन क्या करेगा? किसको पकड़ेगा? श्याम को पकड़ेगा जिससे वो BR मिला था। मोहन कहेगा श्याम भाई अब तुम्हें पैसे देने हैं। और हाथ के हाथ मोहन ने क्या ऑप्शन चूज किया? मोहन ने कहा इसको हम लीगल नोटिस भेज देंगे। लीगल नोटिस किसको भेजा जाएगा? राम को भेजा जाएगा जिसने अल्टीमेटली पैसे देने हैं। क्लियर? कौन भेज सकता है? ये राइट उन सबके पास रहता है जिसके पास ये BR डॉक्यूमेंट कभी भी आया हो। अभी जिसके हाथ में है, मोहन के हाथ में, उसके पास भी राइट है। और नोटिस भेजने का राइट बच्चे श्याम के पास भी है। श्याम भी नोटिस भेज सकता है यहां पर, क्योंकि पहले कभी भी उसके पास ये डॉक्यूमेंट आया हो। कोई भी पार्टी चूज कर सकती है। मोहन ने चूज किया नोटिस भेजने का। बस वो होल्डर इन ड्यू कोर्स होना चाहिए। होल्डर इन ड्यू कोर्स का मतलब ये होता है कि उसके पास ये जो बिल आया हो वो एक प्रॉपर तरीके से आया हो, कुछ भी ऐसा तरीके से ना आया हो जिसकी कोई लीगैलिटी ना हो। जैसे मान लो कि मैंने कहा श्याम ने मोहन को एंडोर्स किया, तो ये प्रॉपर तरीका है, एंडोर्स किया गया है, वो होल्डर इन ड्यू कोर्स माना जाएगा। अगर श्याम का ये बिल कहीं गुम हो जाता, कहीं गिर जाता और मोहन को वो मिल जाता, मोहन को वो बिल पाया है, तो अगर मोहन को वो बिल ढूंढ के पाया गया है तो मोहन होल्डर इन ड्यू कोर्स नहीं कहलाएगा। मोहन ने कुछ श्याम के पैसे देने ही नहीं थे, उसको तो पड़ा हुआ मिल गया, तो वो होल्डर इन ड्यू कोर्स मोहन नहीं माना जाएगा। यस, लेकिन अगर मोहन आगे किसी और को एंडोर्स करता है, मान लो मोहन ने सोहन को एंडोर्स कर दिया और सोहन को बिल्कुल भी आइडिया नहीं था कि मोहन होल्डर इन ड्यू कोर्स नहीं है, उसने तो उस पर फेथ किया कि मोहन होल्डर इन ड्यू कोर्स है, उसको पता ही नहीं है कि मोहन को यह बिल कहीं पर गिरा हुआ पाया है, तो सोहन होल्डर इन ड्यू कोर्स माना जाएगा अगर मैं लीगल प्रोविजंस की बात करूं। बाकी तो आपको अकाउंटिंग की बात की जाए तो वहां पर तो क्वेश्चन में बता देगा कि कौन अल्टीमेटली नोटिस भेजा है। तो अब यहां पर मोहन ने नोटिस भेज दिया था राम को और 500 रुपए खर्च किए थे। अगर आप क्वेश्चन में पढ़ोगे तो यहां पे लिखा है मोहन अरेंज टू सेंड हिम अ नोटिस। नोटिस किसने भेजा? मोहन ने। बच्चा जो नोटिस भेजेगा उस समय नोटिस का खर्चा किसकी जेब पे पड़ जाएगा? मोहन की जेब पे। फॉर द टाइम बिंग मोहन पे करेगा, आउटफ्लो जो होगा मोहन से होगा, लेकिन मोहन उसको अपना एक्सपेंस बुक नहीं करेगा, डेबिट में कोई एक्सपेंस नहीं दिखाएगा। वो क्या करेगा? वो ये पैसा किससे वसूल करेगा? वो ये पैसा वसूल करेगा श्याम से।
शाम को फिर से अपनी बुक्स में डेटर बना लेगा। क्लियर? और वो कहेगा ये BR तो अब खत्म हो गया, कोई फायदा नहीं है BR का, 1,00,000 रुपए का BR था, अब ये कैंसिल कर दो। साथ के साथ जो नोटिस भेजा, ये नोटिस चार्जेस अपनी बुक्स में डेबिट नहीं करेगा, इसकी बुक, इसके जेब से कैश गया, तो कैश गया तो कैश क्रेडिट होगा टू कैश अकाउंट। नरेशन में लिख देगा कि नोटिस चार्जेस पे किया, 500 रुपए पे किए, और अब ये शाम से पूरे 1,05,000 रुपए मांगेगा। कहेगा शाम को भाई तुम 1,00,000 रुपए दो और साथ में मैंने नोटिस भेजा है वो भी दो, 500 रुपए भी दो, 1,05,000 रुपए मांग लेगा। शाम कहेगा यार इसमें मेरी क्या गलती है, मेरी तो कोई गलती ही नहीं है, राम ने पैसे देने से मना कर दिया तो मेरी क्या गलती है। तो शाम क्या करेगा, शाम अपनी बुक्स में, शाम को मोहन को पैसे देने पड़ेंगे, कोई रास्ता नहीं है, राइट। अगर मोहन ने शाम को डेबिट किया तो शाम अपनी बुक्स में मोहन को क्रेडिट करेगा और पूरे 1,05,000 रुपए से ये अपने पास क्या एंट्री करेगा, वही जो कैंसिलेशन की एंट्री होती है। अगर आप देखोगे तो BR से BR कट जाएगा, एंट्री रिवर्स हो जाएगी। एंट्री रिवर्स क्या हो जाएगी, राम अकाउंट डेबिट टू मोहन हो जाएगा। ये राम से पैसे मांगेगा और किसको देने हैं, मोहन को देने हैं। मोहन को अपनी बुक्स में क्रेडिटर बनाएगा। मोहन कितने पैसे मांग रहा है इससे, मोहन कह रहा है भैया 1,05,000 रुपए लूंगा मैं, 1,05,000 रुपए। तो ये भी आगे ये 500 रुपए किस पे शिफ्ट कर देगा, राम पे। कहेगा भैया राम तुम 1,05,000 रुपए दो, तुम्हें नोटिस भेजा गया, 500 रुपए खर्चा हुआ। मोहन पैसे मांग रहा है, मोहन को मैं अपनी जेब से थोड़ा ना दूंगा, आपकी गलती है, आप ही दो। अल्टीमेटली राम क्या करेगा, राम इसको किसी पर शिफ्ट नहीं कर पाएगा, राम को इसको बियर करना पड़ेगा। तो राम अपनी बुक्स में एंट्री कर देगा बिल्स पेबल अकाउंट डेबिट। 1,00,000 रुपए का तो ये बिल खत्म हो गया, कैंसिल हो गया, लेकिन नोटिस चार्जेस एक्सपेंसेस इसको अपनी बुक्स में रिकॉर्ड करने होंगे और ये पैसा अल्टीमेटली किसको देना होगा, शाम को देना होगा। कितना अमाउंट, 1,05,000 रुपए। तो अगर आप देखोगे एक दूसरे की बुक्स में इक्वल अमाउंट से क्रॉस एंट्री आपको दिख जाएगी। क्लियर, एक दूसरे की बुक्स में आपको ये क्रॉस एंट्री इक्वल अमाउंट की दिख जाएगी। तो हुआ क्या, जब भी नोटिंग चार्जेस की बात आएगी तो क्या क्या चेंजेस हो जाएंगे, ध्यान रखना है। जो पर्सन नोटिस भेज रहा है उसकी एंट्री में टू कैश, जितना भी उसने दिया, टू कैश या टू बैंक, जैसा भी बात करेगा वैसा हो जाएगा। बहुत बेयर मिनिमम अमाउंट है तो होता है तो हम कैश ले लेते हैं। तो वो अपनी बुक्स में टू कैश या टू बैंक करेगा और ये 500 रुपए कहां ऐड कर देगा, जिससे ये BR आया था, यानी जिसको डेबिट किया। किसको डेबिट किया था, यहां पर मोहन ने शाम को डेबिट किया था, तो ये 500 रुपए शाम में ऐड कर देगा। क्लियर, तो चेंज कहां पे आया, जनरल एंट्री में टू कैश जो नोटिस चार्जेस पे कर रहा है। दूसरा चेंज जो ड्रॉई है, दूसरा चेंज जो ड्रॉई है, ड्रॉई को इसे अपनी बुक्स में एक्सपेंस बुक करना पड़ेगा 500 रुपए का। क्लियर, 500 रुपए का एक्सपेंस बुक करेगा और वो 500 रुपए ऐड हो जाएगा क्रेडिटर में। और बीच की जो पार्टी है, चाहे ये एक पार्टी हो या एक से ज्यादा पार्टीज हो, अगर ये कई बार एंडोर्स हुआ होता तो बीच में कई सारी पार्टीज आ सकती थी। इन दोनों के बीच में जितनी पार्टीज आ रही हैं वो अपनी बुक्स में वही एंट्री करेंगी जो पहले कर रही थी, बस अमाउंट चेंज हो जाएगा। अमाउंट में नोटिस चार्जेस अमाउंट ऐड हो जाएगा। बीच की जितनी पार्टीज हैं, जो नोटिस भेज रहा है उसको जहां जहां से ये रिसीव हुआ वहां वहां तक एंट्री के अंदर 500 रुपए ऐड होते चले जाएंगे। कहां, ड्रॉई लास्ट में किसी के ऊपर बर्डन शिफ्ट नहीं कर पाएगा। ड्रॉई की बात करें तो नोटिस चार्जेस एक्सपेंस हो जाएगा। क्लियर, चलो दो एग्जांपल यहां पर हमने देख लिए। अब यहां पर आपको काफी हद तक ये कॉन्सेप्ट क्लियर हो रहा होगा। मैं आगे एक एग्जांपल और लेने जा रहा हूं। थोड़ी सी क्लास बड़ी हो रही है बट ठीक है, हमें अच्छे से समझना है तो आपको ये सेक्रीफाइस तो करना पड़ेगा। क्लियर, आगे चलते हैं। आगे मैं एक केस और ले रहा हूं जहां पर कई बार एंडोर्समेंट कर देता हूं, वो आपके लिए समझना बहुत जरूरी है। क्लियर, अगला एग्जांपल, हम नेक्स्ट एग्जांपल पे चल रहे हैं। एग्जांपल नंबर 3, राम परचेज गुड्स फ्रॉम श्याम फॉर ₹1 lakh। श्याम ड्रॉ अपॉन हिम अ बिल फॉर द पेबल अमाउंट एंड राम एक्सेप्टेड द बिल। राम ने एक्सेप्ट कर लिया।
अब देखो क्या हो रहा है। श्याम एंडोर्स द बिल टू मोहन, एक बार एंडोर्समेंट हो गई। किसको? मोहन को। मोहन फर्दर एंडोर्स्ड द बिल टू अमन, अमन को एंडोर्स कर दिया, दूसरी बार हो गई। उसके बाद अगर हम बात करें, अमन फर्दर एंडोर्स द बिल टू रमन, रमन को एंडोर्स कर दिया गया, तीसरी एंडोर्समेंट होगी। रमन फर्दर एंडोर्स्ड, चौथी बार एंडोर्समेंट आ गई अजय को। अजय फर्दर एंडोर्स्ड, पांचवी बार विजय को। एंड ऑन द ड्यू डेट द बिल गॉट डिसऑनर्ड, 5 बार एंडोर्स हुआ है। टोटल पार्टीज कितनी हो गई हैं? टोटल पार्टीज इसमें 7 हो गई हैं। एक तो परचेज सेल वाली 2 पार्टी थी, उसके बाद जब एंडोर्स करते गए 5 बार एंडोर्समेंट हो गया, 5 नई पार्टीज आ गई। टोटल 7 पार्टीज हो गई इसके अंदर, 7 पार्टी, और जनरल एंट्री 7 पार्टीज की बुक में मांग ली। इतना बड़ा क्वेश्चन इजीली आएगा नहीं, बट आपके लिए समझना बहुत जरूरी है। बहुत सिंपल है, बहुत आसान है, कॉन्सेप्ट पकड़ में आ जाएगा अगर ये वाला एग्जाम्पल समझ लोगे तो। आगे बात करें, एंड ऑन द ड्यू डेट द बिल गॉट डिसऑनर्ड एंड रमन अरेंज टू सेंड हिम अ नोटिस। नोटिस के लिए मैंने आपको बता दिया कि नोटिस कोई भी पार्टी भेज सकती है जिसके पास कभी भी ये डॉक्यूमेंट आया है। होल्डर इन ड्यू कोर्स होना चाहिए। अगर कभी भी उसके पास ये डॉक्यूमेंट आया है तो वो भी चाहे तो नोटिस भेज सकता है, कोई भी एक पर्सन नोटिस भेज देगा, सफिशिएंट है। तो यहां पर अगर हम बात करें, नोटिस भेजा रमन ने। देखो यहां पर गुड्स परचेज किसने किए थे? परचेज किए थे राम ने, सेल किए थे श्याम ने। श्याम यहां पर ड्रोवर था जिसने बिल बनाया, पैसे मिलने चाहिए थे। राम अल्टीमेटली यहां पर ड्रॉई है। श्याम ने पहली एंडोर्समेंट कर दी मोहन को, मोहन एक तीसरी पार्टी आ गया। मोहन ने एंडोर्स कर दिया अमन को, एक और पार्टी आ गई। अमन ने एंडोर्स कर दिया रमन को, रमन ने अजय को, अजय ने विजय को। कायदे से अब ये बीआर डॉक्यूमेंट विजय के हाथ में है। विजय गया था राम के पास, राम ने पैसे देने से मना कर दिया, पैसे नहीं दे रहा। अब किस किस के पास राइट है नोटिस भेजने का? नोटिस भेजने का राइट विजय के पास है, अजय के पास भी, रमन के पास भी है, अमन के पास भी है, मोहन के पास भी है और श्याम के पास भी है। जिस जिसके पास ये कभी भी बीआर आया था सबके पास राइट है, ऑप्शन है कि वो नोटिस भेज सकता है। तो जरूरी नहीं है सबसे लास्ट में विजय ही नोटिस भेजेगा, यहां मैंने चेंज कर दिया ताकि आप ये पॉइंट भी समझ पाओ। यहां पर मैंने नोटिस किसके थ्रू भिजवाया? रमन ने नोटिस भेजा। किसने नोटिस भेजा है? रमन ने। अजय और विजय ने नोटिस नहीं भेजा। तो अब यहां समझने की बात यह है, रमन ने नोटिस भेजा तो रमन अपनी बुक्स में टू कैश लिखेगा क्योंकि पैसा रमन को देना पड़ेगा फॉर द टाइम बिंग। आउटफ्लो किसकी जेब से होगा? रमन की जेब से होगा। बियर कौन करेगा? बियर अल्टीमेटली करेगा राम, राम की पॉकेट पे। तो जनरल एंट्रीज में इन दोनों की बुक्स में चेंज होगा। रमन में टू कैश आएगा डिसऑनर की एंट्री में, राम की बुक में नोटिस चार्जेस या नोटिंग चार्जेस अकाउंट डेबिट आएगा। क्लियर? और ये दोनों एंट्री करेंगे और इन दोनों के बीच में जो भी और पार्टीज आ गई, इन दोनों के बीच में मतलब यहां से जो भी बिल रूट हुआ था, राम से श्याम को गया था, श्याम से मोहन, मोहन से अमन, तो बीच में ये 3 पार्टीज आ गई, श्याम, मोहन और अमन। ये तीनों पार्टीज कैंसिल की एंट्री तो वही डालेंगे जैसे डालते हैं, लेकिन अमाउंट में क्योंकि रमन ने जब 500 रुपए पे किए होंगे, रमन ने बर्डन डाला होगा अमन के ऊपर, क्योंकि रमन को किससे मिला था बिल? अमन से। रमन ने बर्डन डाल दिया अमन पे, अमन बर्डन डालेगा मोहन पे, मोहन बर्डन डाल देगा श्याम पे और श्याम बर्डन डालेगा राम पे। तो जो पर्सन, जो पार्टी नोटिस भिजवा रही है वो अपनी बुक्स में एंट्री में टू कैश लिखेगी और वहां से बर्डन पीछे वाली पार्टी पे ऊपर डालना शुरू हो जाएगा। जो पार्टी नोटिस भेज रही है, जो पार्टी नोटिस भेज रही है उसके बाद भी अगर कोई पार्टीज हैं, जैसे कि हमारे केस में अजय और विजय, रमन से अजय को गया था, अजय से विजय को गया था, विजय आया था राम के पास पैसे लेने और राम ने मना कर दिया पैसे लेने से, लेकिन विजय ने नोटिस भेजना सही नहीं समझा। विजय ने कहा मैं नहीं भेज रहा नोटिस। विजय ने कहा भैया अजय मैं तो आपसे पैसे मांगता हूं, मुझे पूरे पैसे दो, 1 लाख रुपए। क्योंकि विजय ने नोटिस नहीं भेजा तो उसकी जेब से पैसे नहीं गए हैं।
500 रुपए विजय की जेब से नहीं गए, तो विजय अजय से 1 लाख रुपए ही मांगेगा, 500 रुपए एक्स्ट्रा नहीं मांग सकता। अजय ने भी रमन से 1 लाख मांगे कि 1 लाख रुपए दो, क्योंकि अजय की जेब से भी खर्चा नहीं हुआ। रमन की जेब से खर्चा हुआ, तो रमन ने 500 रुपए जो खर्चा किया वो अपनी प्रीवियस पार्टी पर अमन पे बर्डन डाला। अमन ने मोहन पे, मोहन ने श्याम पे, प्रीवियस बर्डन डलता चला जाएगा। लेकिन जो नोटिस भेज रहा है उसके बाद भी अगर कुछ पार्टीज हैं जिन्होंने नोटिस नहीं भेजा, जिनकी पॉकेट पे कोई 500 रुपए का बर्डन या नोटिस चार्जेस का बर्डन नहीं आया, वो इसकी कोई एंट्री, कोई भी नई एंट्री मतलब नया लेजर नहीं डालेंगे। वो सिर्फ कैंसिल की एंट्री करेंगे, जो नॉर्मली कैंसिल की एंट्री होती है, एंट्री को रिवर्स करना और सेम अमाउंट से जितने का वो बिल डॉक्यूमेंट है 1 लाख रुपए का। क्लियर? अब देखो, अब आप ये एंट्रीज, ये वाला एग्जाम्पल समझ जाओगे तो आपको बहुत अच्छे से ये पॉइंट समझ में आ जाएगा। राम अपनी बुक्स में क्या एंट्री करेगा? राम करेगा बच्चे परचेज अकाउंट डेबिट टू श्याम अकाउंट। कितना अमाउंट? 1 लाख। 1 लाख। श्याम अपनी बुक्स में क्या एंट्री करेगा? श्याम के लिए बच्चे ये सेल्स है। राम अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट 1 लाख रुपीस। अगर मैं बात करूं तो उसके बाद जितनी भी पार्टीज हैं उनकी बुक में कोई भी एंट्रीज नहीं होंगी। 7 पार्टीज हैं, मैंने 7 पार्टीज बना ली हैं आपके पास। बाद में आपको मैं ये थोड़ा शॉर्ट करके दिखा दूंगा एक ही बारी में। अभी मेरे पास जगह है, मैं इसको आसानी से स्क्रॉल कर सकता हूं, तो मैं स्क्रॉल कर रहा हूं। ये बच्चे पहली एंट्री होगी जहां तक भी आएगा। सेकेंड एंट्री बिल की। अगर हम बिल की बात करें तो ये बीआर डॉक्यूमेंट जो है वो श्याम के पास आया होगा पहले। बीआर अकाउंट डेबिट टू किससे मिला होगा? राम से मिला होगा 1 लाख रुपए का। और राम की बात करें तो राम के पास एक लायबिलिटी क्रिएट हुई है और एक क्रेडिटर वाली लायबिलिटी खत्म हो गई है। जो लायबिलिटी खत्म हुई है उसको डेबिट कर दिया, जो लायबिलिटी नई क्रिएट हुई है उसको क्रेडिट कर दिया। अभी तक बाकी किसी की बुक्स में कोई भी एंट्री नहीं होगी। अब बात आती है एंडोर्समेंट को लेकर। एंडोर्समेंट शुरू हो गया। एंडोर्समेंट शुरू हुआ तो राम की बुक में कोई एंट्री नहीं आएगी। पहला एंडोर्समेंट श्याम ने मोहन को किया। श्याम ने मोहन को एंडोर्समेंट किया तो मोहन अकाउंट डेबिट टू बीआर, बीआर दे दिया 1 लाख रुपए का। मोहन ये रिसीव कर लेगा। मोहन जब रिसीव करेगा तो बीआर अकाउंट डेबिट टू श्याम, श्याम से मिला। बच्चे बिल की या तो किसी की बुक्स में एक एंट्री दिखेगी या मैक्सिमम 2 एंट्री दिखेगी, इसकी हम बात कर चुके हैं। एक एंट्री दिखे तो कैंसिलेशन में उसको रिवर्स कर देना। 2 एंट्री दिखे तो एक बच्चे बीआर से बीआर कैंसिल हो रहा होगा। क्लियर? अब आगे चलते हैं। मोहन ने अमन को एंडोर्स किया। जब मोहन ने अमन को एंडोर्स किया तो एंट्री सिर्फ और सिर्फ मोहन और अमन की बुक में। यहां पर आ जाएगा अमन अकाउंट डेबिट टू बीआर, बीआर चला गया अमन के पास और अमन कहेगा मुझे बीआर डॉक्यूमेंट मिल गया। अब एंट्री शुरू होगी अमन की बुक में। बीआर अकाउंट डेबिट, और ये किससे मिला? ये उसको मिल गया मोहन से, टू मोहन अकाउंट 1 लाख रुपीस, 1 लाख रुपीस। क्लियर? बाकी की बुक्स में तो कोई एंट्री अभी तक हो ही नहीं रही थी। अगला स्टेप क्या आया? अगला स्टेप ये आया हमारे पास, अगला पॉइंट ये आया, अब अमन ने रमन को एंडोर्स कर दिया। तो इससे पहले की बुक्स में कोई एंट्रीज नहीं होंगी। अब एंट्री होगी अमन और रमन की बुक में। यहां तक कोई एंट्री नहीं होगी रमन की बुक में। क्लियर? तो हम एंट्री डाल देते हैं। अमन की बुक में आ जाएगा रमन अकाउंट डेबिट टू बीआर। एक बार बिल रिसीव करने की एंट्री डाल रहे हैं सारे अपनी बुक्स में, और उसके बाद जब बिल को एंडोर्स कर रहे हैं दूसरी पार्टी को, तब अपनी बुक्स में ये एंट्री डाल रहे हैं।
यहां पर इसको बी आर रिसीव हो गया, पहले बी आर रिसीव होने की एंट्री डालते हैं, फिर उसको आगे कहीं एंडोर्स कर दिया तो उसकी एंट्री डल जाती है। अब रमन ने क्या किया, रमन ने एंडोर्स कर दिया आगे अजय को। यहां तक अजय की बुक्स में कोई एंट्री नहीं आ रही थी, नो एंट्री थी। अब आ गई अजय की बुक्स में एंट्री। अजय की बुक्स में क्या एंट्री आ जाएगी, अजय को मिल गया रमन से, यहां पे आ जाएगा अजय अकाउंट डेबिट। अजय ने दे दिया किसको, सॉरी रमन ने दे दिया अजय को। अजय को किससे मिला बच्चे, ये एक तो बी आर मिल गया, बी आर अकाउंट डेबिट, किससे मिला, रमन से मिला, रमन अकाउंट 1 लाख 1 लाख। अच्छा जितनी भी पार्टी आ जाए क्या फर्क पड़ता है हमें, जब एंट्री अगर आपको आ गई है, कॉन्सेप्ट समझ में आ गया तो क्या फर्क पड़ता है। अभी तक विजय में कोई एंट्री नहीं हुई थी, बट अब विजय की बुक्स में एंट्री होगी। यहां पर अब बी आर चला जाएगा अजय के पास से किसको, विजय को, विजय को। तो ये अपनी बुक्स में एंट्री करेगा विजय अकाउंट डेबिट टू बी आर, बी आर चला गया 1 लाख रुपए। और ये अपनी बुक्स में, विजय अपनी बुक्स में बच्चे क्या एंट्री कर लेगा, इसके पास बी आर आ गया, बी आर अकाउंट डेबिट टू किससे मिला, अजय से मिला 1 लाख रुपए। अब हो गया डिसऑनर। असली बात तो अब आती है, असली बात तो बच्चे अब आती है। बाकी सब जगह जहां भी ब्लैंक आपको दिख रहा है वहां समझ लेना नो एंट्री है। यहां पर कोई एंट्रीज नहीं है इसकी, कोई एंट्रीज नहीं है इसकी, कोई एंट्रीज नहीं है इसकी। क्लियर, यहां पर भी कोई एंट्री नहीं है और यहां पर भी कोई एंट्री नहीं है। अब क्या हुआ, जैसे ही बिल डिसऑनर हुआ, जैसे ही ये बिल डिसऑनर हुआ, ये बिल किसके पास था, लास्ट पार्टी विजय के पास। लास्ट पार्टी कौन सी है, देखो विजय, विजय के पास ये बिल था। विजय के पास ऑप्शन था नोटिस भेज सकता है, उसने नहीं भेजा। उसने तो सिंपली क्या किया, अजय को बोला भैया पैसे दो। उसने क्या किया, उसने अजय को बोला भैया पैसे दो, और अजय को अपनी बुक्स में फिर से डेटर बना लिया। अजय को अपनी बुक में फिर से डेटर बना लिया और ये बी आर को खत्म कर दिया कि बी आर कैंसिल हो गया। 1 लाख रुपए मांगे, कोई एक्स्ट्रा खर्चा थोड़ा ना किया विजय ने, तो 1 लाख मांगेगा। तो अजय क्या करेगा, अजय भी अपनी बुक्स में क्या कर लेगा, अजय कहेगा ठीक है मैं भी अपनी बुक्स में कैंसिल की एंट्री डालता हूं। इसकी बुक्स में 2 एंट्री थी, विजय की बुक में 1 एंट्री थी, रिवर्स कर दी। अजय की बुक्स में 2 एंट्री हैं, एक बी आर कैंसिल हो जाएगा, बाकी रिवर्स हो जाएगा। क्या एंट्री हो जाएगी, रमन अकाउंट डेबिट टू विजय। ये कहेगा रमन मैं आपसे मांगता हूं 1 लाख रुपए। क्लियर, और रमन क्या करेगा, अब देखो रमन एक्चुअली में वो पर्सन है, रमन एक्चुअली में वो पर्सन है जिसने नोटिस भेजा। अगर आप क्वेश्चन को रीड करोगे तो रमन ने यहां पर नोटिस भेजा है, रमन ने यहां पर नोटिस भेजा है किसको, ड्रॉई को, राम को नोटिस भेजा है। क्लियर, तो रमन ने जब नोटिस भेजा तो 500 रुपए का खर्चा किसने किया होगा बच्चे, रमन ने किया होगा। तो रमन अपने पास जब ये कैंसिलेशन की एंट्री डालेगा तो रमन कहेगा ठीक है ये बी आर तो खत्म हो गया, मैं एंट्री को रिवर्स कर देता हूं, लेकिन यहां पर इसको 500 रुपए अपनी जेब से भरना होगा। और वो क्या भरेगा, अमन को अपने पास डेबिट करेगा, अमन अकाउंट डेबिट, अमन से पैसे लेने हैं और अल्टीमेटली इसने किसको देने होंगे, अगली पार्टी को, अजय को देने होंगे, राइट। लेकिन अजय को कितने देने होंगे, अजय को देने होंगे, इसके बाद अजय था बुक्स में, हाँ अजय था,
लेकिन अगर इसने नोटिस भेजा तो इसने टू कैश अकाउंट 500 रुपए और भी पे किए होंगे। 1 लाख रुपए तो यहां पर अजय को देने होंगे, लेकिन 500 रुपए जो नोटिस चार्जेस के दिए वो भी तो रिकवरी करेगा। किससे? अमन से। तो यहां से जब जब रमन 100 रुपए पे कर 500 रुपए पे कर देगा नोटिस चार्जेस की, वहां से पार्टी के अंदर 500 रुपए का एडिशन हो जाएगा। जितने पैसे लेने थे 500 रुपए उसमें ऐड हो जाएंगे। अपनी प्रीवियस पार्टी के ऊपर बर्डन शिफ्ट होना स्टार्ट हो जाएगा। क्लियर? तो यहां से आपको क्लियर हो रहा होगा कि जो पार्टी नोटिस भेज रही है वहां पर एक्चुअली में एंट्री में टू कैश आया, उसके बाद की पार्टीज में कोई चेंज नहीं आया। वही जो नॉर्मल डिसऑनर होता है वैसा डिसऑनर करना है। तो यहां एक चेंज आया और दूसरा चेंज कहां आएगा? ड्रॉई की बुक में नोटिस चार्जेस डेबिट करेगा। और इन दोनों के बीच में जो पार्टियां फंस गई हैं, इन दोनों के बीच में जितनी पार्टी फंस गई हैं उन पर बर्डन शिफ्ट होना ही होना है। क्लियर? तो अब क्या होगा आगे? अब जब इसकी एंट्री अपने पास अमन अपने पास एंट्री करेगा तो अमन अपने पास क्या एंट्री करेगा? अमन वही एंट्री करेगा कि देखो 2 BR की एंट्री हुई है, इनको कैंसिल करो, रिवर्स एंट्री डाल दो। लेकिन रिवर्स एंट्री में अमाउंट सेम नहीं आएगा, 500 रुपए इंक्रीज करना पड़ेगा। 500 रुपए का बर्डन इंक्रीज करना पड़ेगा। जिसको देने हैं उसको भी 500 फालतू देने रमन मांग रहा है, और जिससे लेने हैं उससे भी 500 फालतू लेने हैं। 500 अपनी प्रीवियस पार्टी से लेकर और अगली पार्टी को 500 फालतू दे देगा। क्लियर? उसकी जेब पे बर्डन नहीं आ रहा, वो बेसिकली दूसरी पार्टी से ही ले रहा है। तो अगर हम यहां बात करें तो यहां पे आ जाएगा मोहन अकाउंट डेबिट टू रमन। मोहन अकाउंट डेबिट। इसने अपनी जेब से कैश नहीं दिया तो ये कैश की बात नहीं करेगा, एंट्रीज में कोई और लेजर डेबिट क्रेडिट नहीं करेगा, वही एंट्री करेगा। बस अमाउंट में 500 रुपए इंक्रीज हो जाएगा। जहां से नोटिस चार्जेस लग गया रमन से, वहां से अमाउंट में 500 रुपए इंक्रीज हो जाएगा और प्रीवियस सारी पार्टीज के अंदर ये 500 रुपए इंक्रीज चलता रहेगा। यहां पे आ जाएगा तो ये किसको शिफ्ट करेगा? ये हमारे पास पार्टी है मोहन, मोहन डाल देगा श्याम के ऊपर। क्या बचा? श्याम अकाउंट डेबिट टू अमन। श्याम टू अमन कैंसिल की एंट्री, लेकिन अमाउंट के अंदर 500 रुपए ऐड करके। श्याम अकाउंट डेबिट टू अमन अकाउंट 1,05,000 रुपए। अगर आप पार्टीज की बुक में एक दूसरे का नाम देखोगे ना तो अमाउंट आपको इक्वल दिखेगा इस तरीके से कि इसकी बुक्स में 500 1,05,000, तो एक दूसरे की बुक्स में एक दूसरे के नाम जो होंगे वहां इक्वल अमाउंट दिखेगा। एक कहेगा 1,05,000 लेने हैं, दूसरा कहेगा ठीक है 1,05,000 देने हैं, इक्वल अमाउंट दिखेगा। चलो अगले की बात करें। अगला हमारे पास यहां पर आ गया है श्याम। श्याम अगर हमारे पास आ गया है, श्याम की बुक्स में भी 2 एंट्री ऑलरेडी हो चुकी हैं, BR से BR कट जाएगा, एंट्री रिवर्स हो जाएगी। राम अकाउंट डेबिट टू मोहन, लेकिन अमाउंट बढ़ जाएगा। राम अकाउंट डेबिट टू मोहन अकाउंट 1,05,000 रुपए, 1,05,000 रुपए। क्लियर? अब क्या बारी आती है? अब बारी हमारी आ जाएगी लास्ट में राम के पास। राम को अल्टीमेटली पैसा पे करना था, राम को अल्टीमेटली पैसा पे करना था। मैंने राम का नाम पहले लिखा, अगर आप श्याम का नाम पहले लिखते तो ये श्याम वाली एंट्री इधर आती, राम वाली आपको यहां करनी होती। ठीक है, मैंने राम का नाम पहले लिख दिया। चलो अब बात आती है कि राम की एंट्री में राम की बुक्स में क्या एंट्री होगी? राम को पैसे पे करने हैं तो राम पैसे पे करेगा, अपनी एक लाइबिलिटी जो बिल्स पेबल के नाम से बनाई थी उसको खत्म कर देगा, बिल कैंसिल करो भाई। और ये अपने पास इस एक्सपेंस को भी डेबिट करेगा, नोटिस चार्जेस अकाउंट डेबिट। और ये पैसे किसको देने हैं? इसने पैसे देने हैं श्याम को। अपनी बुक्स में श्याम को क्रेडिटर बना लेगा। 1,00,000 रुपए का बिल डॉक्यूमेंट खत्म हो गया, 500 रुपए खर्चा
जो इसको बियर करना पड़ेगा, जिसे खर्चा बियर करना है वो अपनी बुक्स में डेबिट करेगा। तो बच्चे अगर मैं बात करूं नोटिंग चार्जेस की, चाहे कितनी भी पार्टी हो, मैंने यहाँ पर 7 पार्टीज ले ली, चाहे 7 की 70 पार्टी ही क्यों ना हो एंडोर्स हो रहा है, चाहे 70 पार्टी ही क्यों ना हो, एंट्री में सिर्फ 2 पार्टीज की एंट्री में डेबिट और क्रेडिट में नया लेजर आ रहा है। जो नोटिस भेज रहा है वो टू कैश कर रहा है, और जो अल्टीमेटली ड्रॉई है वो नोटिस चार्जेस का एक्सपेंस बियर कर रहा है। उन दोनों के बीच की पार्टीज एंट्री वही डाल रही है, बस अमाउंट में नोटिस चार्जेस ऐड कर रही है, और जो नोटिस भेज रहा है उसके बाद की पार्टी कोई चेंज नहीं आ रहा। क्लियर? अब आप इस क्वेश्चन को अच्छे से समझ सकते हो। देखो यहां पर ये मेरे पास टोटल 7 पार्टीज थी, श्याम, राम, मोहन, अमन, रमन, अजय और विजय। अजय विजय में कोई चेंज नहीं आया, अजय विजय में कोई चेंज नहीं आया। नॉर्मल डिसओनर की कैंसिल की एंट्री रिवर्स कर दो सेम अमाउंट से। रमन, क्योंकि इसने नोटिस भेजा टू कैश, रमन में टू कैश हमने किया। क्लियर? जनरल एंट्री में चेंज हुआ, लेकिन रमन ने ये बर्डन किसके ऊपर डाल दिया? अमन में। ये 500 रुपये टू कैश किया, इसके डेबिट में अमन था तो अमन में 500 रुपये ऐड कर दिए। क्लियर? देख लो नीचे एंट्री, इसकी बुक्स में आपको एंट्री में, आपको इसकी बुक्स के अंदर नीचे एंट्री में आपको, ये रमन की बुक्स है, और रमन की बुक्स तो यहां पर है। रमन की बुक्स में अगर आप देखोगे तो रमन की बुक्स में आपको नीचे टू कैश दिख जाएगा 500 रुपये, और ये किस में ऐड कर दिया? जो इसमें डेबिट हुआ अमन कि भैया 500 तुमसे लेनी है। क्लियर? तो यहां पर देख लो, रमन ने 500 रुपये का बर्डन किस पे शिफ्ट कर दिया? अमन पे। तो अमन ने किस पे शिफ्ट कर दिया? अमन ने मोहन पे शिफ्ट कर दिया था। मोहन ने किस पे शिफ्ट कर दिया? श्याम पे शिफ्ट कर दिया। अमन ने मोहन पे, मोहन ने श्याम पे, और श्याम अल्टीमेटली किस पे? श्याम ने अल्टीमेटली राम पे, ड्रॉई पे शिफ्ट कर दिया। और ड्रॉई में एंट्री में चेंज हुआ, राम की बुक में एंट्री में क्या चेंज हुआ? नोटिस चार्जेस डेबिट हो गया। तो ये हमारा कॉन्सेप्ट है नोटिस चार्जेस का। हमने इस कॉन्सेप्ट को काफी डिटेल में डिस्कस किया। मैंने 3 एग्जाम्पल लिए। पहला एग्जाम्पल बिल्कुल सिंपल, दूसरे एग्जाम्पल में मैंने एक पार्टी और ले ली, और अगर मैं बात करूं तीसरे एग्जाम्पल की, तीसरे एग्जाम्पल में तो बच्चे मैंने 7 पार्टीज ले ली, 7 पार्टीज, 5 बार एंडोर्समेंट कर दी। मैं कोशिश कर रहा हूं इसको, स्क्रीन को छोटा करके एक बारी में आपको पूरी स्क्रीन दिखाने की। ये लो बच्चे, थोड़ा छोटा दिख रहा है, क्लियरली विजिबल नहीं होगा, बट आप समझ पाओगे। क्वेश्चन में इतनी पार्टीज का नहीं आएगा, लेकिन आपको पता होना चाहिए कि चेंज कहां आ रहा है। जहां ग्रीन से मैंने हाईलाइट किया हुआ है वहां चेंज आ रहा है। रमन की बुक में, राम की बुक में चेंज क्या आ रहा है? जो कैश दे रहा है टू कैश, और जिसके चार्जेस हैं नोटिस चार्जेस डेबिट। बाकी इन दोनों के बीच की पार्टीज में अमाउंट आपको इंक्रीज होके दिख रहा है, 500 रुपये ऐड होके, और जिसने नोटिस भेजा उसके बाद की पार्टीज में अमाउंट भी इंक्रीज होके नहीं दिख रहा। आई होप ये कॉन्सेप्ट आपको बहुत अच्छे से क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट क्लास में इस पर बेस्ड हम क्वेश्चन स्टार्ट करेंगे। विश यू ऑल द बेस्ट।